अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है व्हाई हैदराबाद एयरपोर्ट इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सरकार इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है एरिया के हिसाब से, जो 5,500 एकड़ में फैला है। ये देश का 4th बिगेस्ट एयरपोर्ट है। सालाना 2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स के साथ बनाने में लगभग 2,500 करोड़ रुपए लगे और अब ये देश में सबसे तेजी से ग्रो करने वाले एयरपोर्ट्स में से एक बन चुका है। फिर भी ये पंक्चुअलिटी में सबसे ऊपर आता है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि ये दुनिया का दूसरा बेस्ट एयरपोर्ट भी माना गया है सीरियम एविएशन एनालिटिक्स द्वारा। बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए एक नया टर्मिनल और रनवे भी बनाने के प्रपोजल्स रखे गए हैं। यहाँ तक पहुँचने में सालों लगे हैं, जिसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अर्ली 1930s में जब हैदराबाद का पहला एयरपोर्ट बना, बेगमपेट एयर स्ट्रिप। इसे हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था हैदराबाद के आउटस्कर्ट बेगमपेट में। इधर से निजाम गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज ऑपरेट की जाती थी, जिसमें मिलिट्री और वीआईपी एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। इसी समय हकीमपेट में भी एक एयरफोर्स स्टेशन बनाया गया, सिर्फ 12 किलोमीटर दूर, जहाँ पर रॉयल एयरफोर्स अपने मिलिट्री ऑपरेशंस करने लगा। इसके अलावा हफ्सीगुड़ा में एक हैदराबाद स्टेट एरो क्लब भी बनाया था निजाम के पर्सनल एयरक्राफ्ट के लिए, लेकिन बहुत छोटे एरिया में होने की वजह से निजाम ने अपना क्लब बेगमपेट में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद बेगमपेट कुछ साल सिर्फ वीआईपीज और मिलिट्री ऑपरेशंस को हैंडल करता रहा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होते ही रॉयल एयरफोर्स ने एरो क्लब का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इसे फ्लाइंग स्कूल बना दिया। वॉर के लिए एयरफोर्स को और ज्यादा पायलट्स की जरूरत पड़ी, जिनकी ट्रेनिंग के लिए स्पेस चाहिए थी, तो बेगमपेट यहाँ काफी काम आया। फाइटर जेट्स भी इधर से ऑपरेट करते थे, स्पेशली वॉर के एशिया पैसिफिक थिएटर में वेपन्स ट्रांसपोर्ट और एयरक्राफ्ट की मरम्मत करने के लिए भी इस एयरपोर्ट का योगदान रहा। वॉर में एलाइज की विक्ट्री के बाद एयरफोर्स ने अपने ऑपरेशंस कम कर दिए और बेगमपेट को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया। 1946 में डेक्कन एयरवेज ने हैदराबाद से अपनी पहली सर्विस स्टार्ट की बैंगलोर तक। डेक्कन एयरवेज एक जॉइंट वेंचर होता था तब हैदराबाद की निजाम गवर्नमेंट और टाटा एयरलाइंस के बीच। अगले कुछ सालों में कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक भी सर्विसेज शुरू की। इंडिपेंडेंस और हैदराबाद की लिबरेशन के बाद डेक्कन एयरवेज इंडियन गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली और उसे नेशनलाइज कर दिया गया 1953 में। इसको एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, कलिंगा एयरलाइंस, इंडियन नेशनल एयरवेज और एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया जैसी एयरलाइंस के साथ मर्ज कर दिया गया और इंडियन एयरलाइंस बनाई गई। पहले बेगमपेट एयरपोर्ट सिर्फ डोमेस्टिक सर्विसेज हैंडल करता, लेकिन 1946 में यहाँ से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो गई सऊदी अरेबिया तक। 1950 से जो हकीमपेट एरोड्रोम था पास में, उधर से सारी कमर्शियल फ्लाइट्स बेगमपेट में शिफ्ट कर दी गई, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस अवेलेबल था और एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में आसानी होती थी। हकीमपेट एयरोड्रोम को सिर्फ मिलिट्री और ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे बेगमपेट एयरपोर्ट में हलचल बढ़ने लगी, रनवे और टर्मिनल को एक्सपैंड कर दिया गया। 1960s में नए रूट्स ऐड किए गए, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास और कोचिन तक। फोकर F-27 एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल होता था, जो लगभग 32 पैसेंजर्स को कैरी करता था। बढ़ते पैसेंजर्स को देखते हुए 1972 में एक और टर्मिनल बना दिया गया। पुराने टर्मिनल को डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और नए टर्मिनल को इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए। नए इंटरनेशनल पैसेंजर्स की वजह से एयरपोर्ट में स्पेस की शॉर्टेज फिर से होने लगी। एप्रन पर पार्क करने की जगह भी कम पड़ने लगी जब एयरक्राफ्ट के साइज बढ़ने लगे। 1980s में बेगमपेट ने 3 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल किया और तकरीबन 10 सिटीज तक फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी रेगुलरली। 1990s में एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने की जगह नहीं बची, इसलिए एक नए और बड़े एयरपोर्ट की जरूरत पड़ने लगी हैदराबाद को। एयरपोर्ट के आसपास सिटी स्प्रेड आउट हो गई थी, जो कि पहले एक सबर्ब था। हजारों लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता एक्सपेंशन के लिए। साथ ही जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी सिटी में, एयरपोर्ट काफी कंजेस्टेड होने लगा। इसलिए तब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन को सिविलियन यूज के लिए मांगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से अगर एयरफोर्स स्टेशन को सिविलियन यूज के लिए खोल दिया जाता तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न भी बन जाता। साथ ही अपनी फ्लाइट्स को ऑपरेट करने में और ट्रेनिंग में एयरफोर्स को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। तो बेगमपेट एयरपोर्ट ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा था, सिर्फ एक रनवे के साथ 0927, जो 3230 मीटर लंबा था। 2008 तक यहाँ से 10 डोमेस्टिक और 13 इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेट करती थी। 60 लाख पैसेंजर्स इसका इस्तेमाल हर साल करते थे, जिससे ये देश का 6th बिगेस्ट एयरपोर्ट बन चुका था। इसी बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए नए एयरपोर्ट को बनाने की जरूरत महसूस होने लगी। दरअसल इसकी प्लानिंग तो 1990s में स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन लेट 1990s तक आते आते उसकी स्पीड काफी बढ़ गई। 1998 तक स्टेट ने 3 लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया एयरपोर्ट बनाने के लिए, बेंगलुरु, नादरगुल और शमशाबाद। काफी डिस्कशन के बाद फाइनली शमशाबाद
को चुना गया क्योंकि ये लोकेशन ज्यादा इजीली एक्सेसिबल था लोगों के लिए। 2 नेशनल हाईवेज NH44 और NH765 पास से गुजरते हैं और एक रेलवे स्टेशन सिर्फ 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। नवंबर 2000 में स्टेट गवर्नमेंट और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाया जिसमें स्टेट और AAI का शेयर 26% होगा और 74% शेयर प्राइवेट कंपनीज का। फिर बिडिंग के थ्रू एक कंसोर्शियम बना गांधी मल्लिकार्जुन राव ग्रुप, GMR ग्रुप और मलेशिया एयरपोर्ट्स होल्डिंग बहराट का, और उन्हें इस एयरपोर्ट का 74% स्टेक मिला जिसमें से 63% GMR ग्रुप का था और 11% मलेशिया एयरपोर्ट्स होल्डिंग का। इन सबको मिला के एक स्पेशल पर्पस एंटिटी बनी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड HIAL इसको मैनेज करने के लिए, और 2002 में इसका नाम चेंज कर दिया गया GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL। एयरपोर्ट अच्छे से चल सके और प्रॉफिटेबल भी रहे तो इसके लिए 2004 में GHIAL ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एयरपोर्ट को मैनेज और ऑपरेट करने का राइट 30 साल के लिए कंसोर्शियम के पास रहेगा जिसे 30 साल से और एक्सटेंड कर दिया गया अब 22 मार्च 2068 तक। एग्रीमेंट में एक और पॉइंट ये था कि हैदराबाद एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर रेडियस में कोई दूसरा एयरपोर्ट ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इससे बेगम एयरपोर्ट जो हैदराबाद का पहला एयरपोर्ट था उसे बंद करना पड़ा। अब ये एयरपोर्ट सिर्फ मिलिट्री, गवर्नमेंट और जनरल एविएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली हैदराबाद के नए एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन मार्च 2005 में शुरू हुआ जिसका नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। 3 साल बाद 14 मार्च 2008 को इसे बनाकर इनॉग्रेट किया ही जाने लगा था कि इसी बीच कुछ प्रोटेस्ट शुरू हो गई। AAI के एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि नए एयरपोर्ट के ऑपरेशन से पुराना बेगमपेट एयरपोर्ट बंद किया जा रहा था तो उन्हें अपनी एम्प्लॉयमेंट की चिंता थी, और साथ में हाई ग्राउंड हैंडलिंग रेट की वजह से एयरलाइंस भी नए एयरपोर्ट से ऑपरेट करने के लिए मना कर रही थी। इसीलिए इसकी पहली कमर्शियल फ्लाइट प्रोटेस्ट की वजह से स्किप हो गई एक हफ्ता जब तक ग्राउंड हैंडलिंग रेट को कम नहीं कर दिया गया। फर्स्ट डोमेस्टिक फ्लाइट यहाँ से स्पाइसजेट की SG397 लैंड हुई अहमदाबाद से और दूसरी हुई SG393 मुंबई से। इसके बाद फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट लुफ्थांसा की LH753 भी लैंड हुई जो फ्रैंकफर्ट से आ रही थी, और इसी से हैदराबाद के नए एयरपोर्ट ने अपने ऑपरेशन के पहले ही घंटे में 2 डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल फ्लाइट को सक्सेसफुली हैंडल कर लिया था। इसको बेगमपेट का IATA कोड HYD मिल गया। IATA एयरपोर्ट कोड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन देता है। ये एक 3 लेटर जियो कोड है जो एयरपोर्ट को उनकी लोकेशन के हिसाब से दिया जाता है, जैसे दिल्ली IGI का है DEL, मुंबई CSMI का है BOM और बेंगलुरु KIA का है BLR। हर एयरपोर्ट का यूनिक IATA कोड होता है। इसको यूनिक रखने के 2 मेन रीजंस हैं। पहला, एयरपोर्ट के पूरे नाम की जगह सिर्फ एक 3 लेटर वर्ड इस्तेमाल करना ज्यादा कन्वीनियंट रहता है एयरपोर्ट सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। जैसे एविएशन में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पूरा बोलने के बजाय सिर्फ HYD इस्तेमाल करने से इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है आसानी से। स्पेशली एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जब पायलट्स कंट्रोलर से बात कर रहे होते हैं तो काफी प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करते हैं और हर चीज का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जिससे ऑपरेशंस और एफिशिएंट बन सके। ये जरूरी भी होता है उन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में जब बहुत सारी फ्लाइट्स को कुछ कंट्रोलर्स ही हैंडल कर रहे होते हैं। एक ही सिटी में मल्टीपल एयरपोर्ट्स होने से उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। उसमें भी यूनिक IATA कोड्स असाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट का कोड है LHR, गैटविक का LGW और सिटी एयरपोर्ट का है LCY। RJ एयरपोर्ट पर वापस आते हैं। ये 5500 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें सिर्फ 2000 एकड़ पर ही एयरपोर्ट बना है, 1700 एयर साइड और 300 लैंड साइड के लिए। जो बाकी 3500 एकड़ लैंड है उसे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रखा गया है जिसमें 2 और रनवेज बनाए जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अभी इस एयरपोर्ट में 2 एक्टिव रनवेज हैं, एक 0927L 4.2 किलोमीटर लंबा और दूसरा 0927R 3.7 किलोमीटर लंबा। रनवे काफी बड़ा है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट एयरबस A380 भी यहाँ पर लैंड हो सकता है। पहला रनवे 2008 में खुला और दूसरा 0927R 2012 में। इनॉग्रेशन के समय ये साउथ इंडिया का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया था जहाँ 2 पैरेलल रनवेज थे। दूसरे रनवे को तभी यूज किया जाता है जब एयरपोर्ट पर ट्रैफिक ज्यादा हो या फिर प्राइमरी रनवे पर कोई मेंटेनेंस चल रही हो। 2011 में स्पाइसजेट ने RJ एयरपोर्ट को उसकी कन्वीनियंट लोकेशन की वजह से अपना रीजनल हब बना लिया था और यहाँ से अब अपना नया बॉम्बार्डियर Q400 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने लगे। 2015 में जब ट्रैफिक काफी तेजी से बढ़ने लगी तो सेकंड फेज का काम भी शुरू कर दिया गया, जहां एयरपोर्ट का पहला टर्मिनल जो 2008 में खुला था वो 1.2 करोड़ पैसेंजर्स को ही हैंडल कर सकता था। वहीं जब नवंबर 2023 में इस टर्मिनल को एक्सपैंड किया गया तो उसकी पैसेंजर कैपेसिटी बढ़कर हो गई 3.4 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर। इसका एरिया भी डबल से ज्यादा बढ़ गया। पहले 1.17 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ था अब ये 2.7 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। अभी इसका एक ही टर्मिनल एक्टिव है जिसका वेस्टर्न साइड इंटरनेशनल फ्लाइट्स को हैंडल करता है और ईस्टर्न साइड डोमेस्टिक फ्लाइट्स को। पैसेंजर टर्मिनल के अलावा 3 पार्किंग एप्रन्स हैं, एक कार्गो टर्मिनल और एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस का एप्रन। आज RGI एयरपोर्ट टोटल 85 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की फ्लाइट ऑपरेट करता है यहाँ से। इसमें दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा फ्लाइट्स हैं 164 वीकली फ्लाइट्स के साथ, जो कि यहाँ का 10% ट्रैफिक बनाता है। दुबई और मस्कट टॉप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन
डेस्टिनेशंस हैं और लॉन्गेस्ट फ्लाइट लंदन तक है 10 घंटे 50 मिनट लंबी। 30 एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं जिसमें इंडिगो एयरलाइंस लार्जेस्ट है। 2008 में इंडिगो ने पहली बार ऑपरेशन स्टार्ट किए थे हैदराबाद में और आज मंथली 4400 फ्लाइट से ज्यादा ऑपरेट करती है इधर से। एयर इंडिया जो दूसरे नंबर पर आती है सिर्फ 400 फ्लाइट हैंडल करती है महीने में, जो कि 11 टाइम से भी कम है इंडिगो से। बोइंग 777, एयरबस A350 और एयरबस A330 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट भी रेगुलरली ऑपरेट करते हैं इधर से। साउथ इंडिया के बिजिएस्ट कार्गो टर्मिनल्स में से एक है इधर, 14,300 स्क्वायर मीटर में फैला। साल 2022-23 में 1.4 लाख टन के साथ ये देश का 5th लार्जेस्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट करने वाला एयरपोर्ट बन गया। इसे हैदराबाद मेंजीज एयर कार्गो प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करती है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है GHIAL और मेंजीज एविएशन के बीच। मेंजीज एविएशन एक यूके की कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज और कार्गो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसे 191 साल पहले फाउंड किया गया था 1883 में स्कॉटलैंड में एक बुक सेलर जॉन मेंजीज द्वारा। इसके कार्गो टर्मिनल की एक खासियत है कि यहाँ पर फार्मा जोन भी बनाया गया है, जो कि एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड फैसिलिटी है फार्मास्यूटिकल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। ये देश में ऐसी पहली फैसिलिटी है। यहाँ पे ये इसलिए भी इतनी जरूरी है क्योंकि लगभग 70% फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स इधर से ही होते हैं। हैदराबाद को बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया और वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ देश के 40% बल्क ड्रग का प्रोडक्शन होता है। इसी को और बढ़ाने के लिए हैदराबाद में फार्मा सिटी बनाने का भी काम चल रहा था। अब एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से इसे एक फार्मा सिटी की जगह 10 फार्मा विलेजेस बनाए जाएंगे, ऐसे प्लान्स बन रहे हैं। 3 ग्रीनफील्ड फार्मा विलेजेस नालकोंडा, विक्राबाद और मेदक डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे, 1000 से 2000 एकड़ में ईच। ऐसी फार्मा इंडस्ट्री को पूरे स्टेट में फैला देने का प्लान है गवर्नमेंट का, ताकि फार्मास्यूटिकल्स की बढ़ती डिमांड को फुलफिल कर सके और उसके लिए भी हैदराबाद एयरपोर्ट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए 2015 में GHIAL ने 5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट बनाया था एयरपोर्ट एरिया में। 45 एकड़ लैंड में फैला हुआ है जिसमें लगभग 30 करोड़ रुपए लगे बनाने में। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 10 मेगावाट कर चुके हैं, जिससे 10 करोड़ रुपए की बचत होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल से। 3 साल में ये एयरपोर्ट 100% सोलर एनर्जी से ऑपरेट करने लगेगा जब नए पैनल्स ऐड किए जाएंगे, जैसा कि आज का कोचिन एयरपोर्ट होता है, जो कि इंडिया का और वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट है जिसने 100% सोलर एनर्जी प्राप्त की है। ये उसने अचीव कर लिया था 2015 में, जिसके लिए कोचिन एयरपोर्ट को UN से चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था 2018 में। RGI एयरपोर्ट की लोकेशन काफी एक्सेसिबल है NH44, NH765 और आउटर रिंग रोड के पास होने की वजह से। मेट्रो अभी एयरपोर्ट तक नहीं जाती, मगर फ्यूचर में एक्सपैंड करने के प्लान्स हैं। एक 31 किलोमीटर लंबी लाइन रायदुर्ग से एयरपोर्ट तक बनाई जा रही थी 6250 करोड़ रुपए में। कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई थी दिसंबर 2022 में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चेंज होने से इसे स्क्रैप कर दिया गया। अब इसकी जगह मल्टीपल एक्सपेंशन बनेंगे 70 किलोमीटर लंबे, जो कि एयरपोर्ट तक भी जाएंगे और सिटी को चारों ओर से कनेक्ट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग पहले ग्रीन लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा MG बस स्टेशन से फलकनुमा तक 5.5 किलोमीटर से, फिर 1.5 किलोमीटर आगे चंद्रयान गुट्टा तक। ब्लू लाइन नागोले से एक्सटेंड होते हुए LB नगर और चंद्रयान गुट्टा से कनेक्ट करते हुए एयरपोर्ट तक जाएगी 29 किलोमीटर के साथ। ये अभी प्लानिंग स्टेजेस में ही है, कब तक कंप्लीट होगा ये फाइनलाइज नहीं हो पाया है, लेकिन इतना क्लियर है कि एयरपोर्ट को मेट्रो से कनेक्ट किया जाएगा, चाहे कुछ टाइम और लग जाए। अभी एयरपोर्ट के पास उमदा नगर रेलवे स्टेशन है 6 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ से पैसेंजर्स आसानी से कम्यूट कर सकते हैं। हैदराबाद के पुराने बेगमपेट एयरपोर्ट की एक बहुत बड़ी समस्या थी फॉग। बैड वेदर की वजह से यहाँ कई फ्लाइट्स डिले और कैंसिल होती रहती थी रेगुलरली। उस चीज को फिक्स कर दिया गया है नए एयरपोर्ट में ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके। इससे अब ये रात में, खराब वेदर में और फॉग में फ्लाइट्स को हैंडल कर सकता है आसानी से। ILS एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम पर बेस्ड है जो 2 डायरेक्शनल रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट को शॉर्ट रेंज गाइडेंस प्रोवाइड करता है लैंडिंग के वक्त। ये 2 सिग्नल्स होते हैं लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप, जो कि मोस्टली रनवे के पास से ही ट्रांसमिट किए जाते हैं। लोकलाइजर जिसकी फ्रीक्वेंसी 108 से 112 मेगाहर्ट्ज तक होती है, एयरक्राफ्ट को हॉरिजॉन्टल गाइडेंस देता है, यानी प्लेन को कितना लेफ्ट या राइट होना चाहिए जिससे वो लाइन अप कर जाए रनवे से। ग्लाइड स्लोप जिसकी फ्रीक्वेंसी 329 से 335 मेगाहर्ट्ज तक होती है, एयरक्राफ्ट को वर्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है, प्लेन कितना ऊपर या नीचे होना चाहिए जिससे वो स्मूथ डिसेंट मेंटेन कर सके। ILS की मदद से एयरक्राफ्ट को रनवे से 800 मीटर दूर तक और ग्राउंड से 61 मीटर ऊंचाई तक अप्रोच करवाया जा सकता है, जिसके बाद पायलट को रनवे दिख जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं दिखता तो उन्हें गो अराउंड करना जरूरी हो जाता है। लैंड करते वक्त ये सारी इन्फो पायलट को अपने कॉकपिट डिस्प्ले पर मिल जाती है, जिसे फॉलो करके उन्हें एयरक्राफ्ट लैंड करना होता है। ILS आज ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स यूज करने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पायलट्स मोस्टली विजुअल अप्रोच करते थे जिसमें रनवे दिखने के बाद ही वो लैंड कर पाते। ILS से पहले कुछ और रेडियो बेस्ड लैंडिंग सिस्टम्स आए हैं जो काफी टाइम से भी यूज हो रहे हैं। जैसे 1930s में यूरोप के कई एयर बेसिस में लॉरेंस बीम यूज किया जाता था, जो सिंगल रेडियो सिस्टम था हॉरिजॉन्टल गाइडेंस के साथ, जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं थी। फिर US का SCS-51 सिस्टम आया इसको इम्प्रूव करते हुए, और इसमें वर्टिकल गाइडेंस सिस्टम भी प्रोवाइड करवाया गया। इतने सालों में धीरे धीरे बहुत सारे
अपग्रेड्स हुए हैं, कई तरह के लैंडिंग सिस्टम भी बने हैं, जैसे रेडार बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल अप्रोच सिस्टम, माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम और सैटेलाइट बेस्ड वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम्स और लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस सिस्टम। इन सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स को एयरपोर्ट पे इजीली इंस्टॉल और ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए 2015 आते आते यूएस एयरपोर्ट्स पे आईएलएस से ज्यादा एलपीवी सिस्टम्स इंस्टॉल होने लगे हैं। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में एलपीवी को आईएलएस से ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। हालांकि इंडिया के अभी भी ज्यादातर एयरपोर्ट्स पे आईएलएस प्रिसीजन सिस्टम ही इंस्टॉल्ड है, उसे चेंज नहीं किया गया क्योंकि आईएलएस अभी भी काफी ट्रस्टेड है और अच्छी एक्यूरेसी से काम कर रहा है। हैदराबाद के आरजीआई एयरपोर्ट के अलावा देश के और भी एयरपोर्ट्स में आईएलएस हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता। हैदराबाद एयरपोर्ट की एक और खास बात है, ये इंडिया का सबसे पहला एयरपोर्ट था जहां ई बोर्डिंग फैसिलिटी इस्तेमाल की जाने लगी 2015 से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए और 2020 से इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए भी। ये इसलिए एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि इससे पैसेंजर्स का काफी टाइम बचता है चेक इन में। अब लोगों को बोर्डिंग पास काउंटर में प्रिंट करवाने के बजाय फोन से क्यूआर कोड से ही स्कैन कर सकते हैं। अब दूसरे एयरपोर्ट्स में भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा स्मार्ट ट्रॉलीज भी डिप्लॉय की गई हैं, जिस पर पैसेंजर्स अपना बोर्डिंग पास स्कैन करके सारी डिटेल्स जान सकते हैं उस पर मौजूद स्क्रीन से, जैसे डिपार्चर टाइम, बोर्डिंग गेट और फ्लाइट स्टेटस। ये ट्रॉली बोर्डिंग गेट तक नेविगेट भी कर सकती है। उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा जो हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहली बार आए हैं। इसे भी दूसरे एयरपोर्ट्स अपने लिए अडॉप्ट कर रहे हैं। आरजीआई एयरपोर्ट आज देश का 4th बिगेस्ट एयरपोर्ट है, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बाद। 2022-23 में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इससे ट्रैवल किया था, जो कि पिछले साल से 69% ज्यादा था। इसको फ्यूचर के लिए और एक्सपैंड किया जा रहा है जीएमआर ग्रुप द्वारा, जो लगभग 6300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर चुके हैं इस फेज में। अभी तो इसमें सिर्फ 2 एक्टिव रनवेज हैं, लेकिन फ्यूचर में टर्मिनल के नॉर्थ साइड पर भी 2 और रनवेज बनाए जा सकते हैं, जो अभी सिर्फ प्रपोज्ड हैं। अपनी परफॉर्मेंस में भी एयरपोर्ट हमेशा टॉप में रहा है। 84.42% पंक्चुअलिटी के साथ ये दुनिया का सेकंड मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट बन चुका है सीरियम एविएशन एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा 2023 में इसे एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी कैटेगरी का बेस्ट एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड दिया एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वाह जी वाह, क्या बात है यार, बड़ी मेहनत की है और इतनी जो है डिटेल से जो है वीडियो बनाई गई है, एक एक चीज की डिटेल दी गई है और बहुत मैं कहूँगा कि गहरी वीडियो बनाई गई है और इसलिए जो है मेहनत जो है वो इनकी काफ़ी है लगी है इस वीडियो में। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको सपोर्ट कीजिएगा और देखिएगा। और जिन लोगों को नहीं पता तो वो लाजमी जाके इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे आपको और वीडियो होंगी इनकी, ज़रूर देखें इनको। और काफ़ी जो है वो अच्छी वीडियो इन्होंने क्रिएट किया और एक एक चीज़ के बारे में बताया है और कैसे जो हैदराबाद का एयरपोर्ट है वो ग्रो कर रहा है। तो वो उन्होंने आज से नहीं, वो उन्होंने तकरीबन 1930 से जो है वो बताया कि कैसे कैसे ये बेगम पेट से जो है वो हकीम पेट वो दूसरी साइड पे था, बेगम पेट से होता 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 आज देख लें जो है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। और पुराना में बेगम पेट बाद में बंद हो गया था और न्यू बनाया था और उसमें भी कितनी जो है मुश्किलात आई थी न्यू बनाते हुए भी, क्योंकि ज़रा लोगों को होता है कि उनकी नौकरी जाएगी। न्यू एयरपोर्ट पे एयरलाइंस भी इतनी ज़्यादा इत्मीनान नहीं करती, तो जब तक वो कोई पहले कोई और ना उतार ले तो ये चीजें होती हैं। तो बाकी ये है कि वो सारा आज जो है वो ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का सेकंड जो है पंक्चुअल भी है और दूसरा उसको अवार्ड भी मिल चुका है। इंडिया का जो है वो सबसे बेहतरीन और चौथे नंबर पे आ रहा है, पैसेंजर लेके जा रहा है जो। बिल्कुल। और तकरीबन जो है वो इससे सबसे ज्यादा तो इंडिगो जो है वो उसकी फ्लाइट है इसमें। और उसके अलावा जो है वो पैसेंजर जो है वो 3.4 करोड़ जो है अभी जो है वो वहां पे सफर कर सकते हैं, करते हैं। तो ये चीजें जो है वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। और काफी सिस्टम, एडवांस सिस्टम भी लगाए गए हैं वहां पे। और ट्रॉली का जो सिस्टम मुझे एंड पे इन्होंने बताया ना, वो मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बंदा जाता है उसको समझ ही नहीं आ रही होती कहाँ पे जाना है, किधर से जाना है, किधर से घुसना है, तो वो ट्रॉली जो है उसकी हेल्प करेगी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और स्मार्ट जो है वो हर जगह पे जो है डिजिटल हो जाना वो बड़ा बेहतरीन है कि क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करें और जाएं। और ये चेकिंग, बोर्डिंग, ये सारा जो है वो सिस्टम होता रहेगा, बीच में ही ऑनलाइन ही कर सकते हैं आप सारा कुछ। और ट्रॉली के जरिए मेरे ख्याल बता रहे थे बोर्डिंग भी हो जाएगी, बोर्डिंग का पता लग जाइएगा। वो मेरे ख्याल में ट्रॉली उन्होंने बताया इलेक्ट्रिकल, लेकिन ये है कि वो मशीन पे थे मेरे ख्याल में,
और मशीन पे आप एक किस्म का मैप देख सकते हैं कि कौन से गेट से कौन पे कहाँ तक जाना है आपने। नहीं, वो ट्रॉली पे थी लगी वो हुई। गाइड करेगी आपको। ट्रॉली पे थी वो सारी लगी हुई, वो मुझे ट्रॉली लगा जिधर जिधर इलेक्ट्रॉनिक्स, जाएंगे वो ट्रॉली साथ लेके जा रहे हैं आप, उसके ऊपर लगी हुई है मुझे लगता है कि वो स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रॉली, इसीलिए उन्होंने कहा है ना। अच्छा, ट्रॉली ये पे बहुत वो बढ़िया हाँ बात जी। है। इम्प्लीमेंट हुई तो है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, ये बड़ी अच्छी चीज है मैंने कहा बनाई। शायद वो एक किस्म की स्क्रीन के थ्रू आप देख रहे हैं विजुअल के कौन से गेट से कौन कहाँ तक नहीं, ट्रैवल वो करना है। ट्रॉली में आप जो है वो सारा अपना बोर्डिंग मेरे ख्याल में वो सारा करेंगे, और उसके बाद ट्रॉली जो है आपको रास्ता दिखाएगी कि किधर जाना है आपने। वो सारा जो है मैप के जरिए जो है वो ट्रॉली पे लगा होगा ना, वो स्क्रीन स्मार्ट ट्रॉली है ना, हम्म। तो वो लेके जाएगी। तो वो ये बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी है कि जो फर्स्ट टाइम बंदा जाएगा उसके लिए बड़ी ये सहूलत मुश्किल है। नहीं है, बिल्कुल आसान है उसके हाँ, लिए। अदरवाइज तो वो पूछना पड़ता है कि कहाँ पे जाना है, किस साइड पे जाना है, तो जाहिर अक्सर बात है। बंदा कंफ्यूज भी हो जाता है रास्ते, वो नहीं समझ आते बंदे को। और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जो अपडेटिंग हुई है वक्त के साथ साथ, ये आवाम के लिए बड़ी आसानियां पैदा हुई हैं। डिजिटल सिस्टम आ रहा है, इंडिया जो है वो वैसे भी बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता कंट्रियों में अब इंडिया का नाम आ रहा है। तो वक्त के साथ साथ अपने सिस्टम जितने भी हैं उन सबको अपडेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिल्कुल जी। बहुत क्योंकि जरूरी दुनिया है। के साथ सरवाइव करने के लिए आप उस सिस्टम को अपडेट जब करते हैं तो आप दुनिया के साथ मैच हो जाते हैं, और दुनिया के साथ मैच होने के लिए अपने आप को वो आगे लेके थोड़ा थोड़ा चलना पड़ता है। और जो भी दुनिया में चीजें नई से नई आ रही हैं उसी हिसाब से जो है कि अपने देश में इस तरह से इंडिया ने वो चीजें लेकर आई हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है हिंदुस्तान की। और पहले पायलट्स के लिए ये होता था कि उन्हें रनवे जब तक नजर नहीं आता था वो लैंड नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें राउंड लगाने पड़ते थे और वो रिस्क नहीं लेते। तो अब जो है कि वो सिस्टम डिजिटल हो गया और बहुत आसानी हो गई है पायलट्स के लिए भी, उनके लिए लैंड करना आसान हो गया है। हाँ बिल्कुल, और आसान वो में कमी सिस्टम होती है जी, नो लग डाउट चुके हैं इसमें। ना, वो सिग्नल देते हैं आप नीचे से। ये चीज जो टेक्नोलॉजी तो बड़ी जबरदस्त है, इसमें टेक्नोलॉजी तो बड़ी कोई है शक यार। नहीं है। और क्योंकि दो टेक्नोलॉजी उन्होंने बताई है, मेरे ख्याल में नाम जेब में नहीं आ रहे, दो उन्होंने मेंशन किए, एक ILS पता नहीं, मेरे ख्याल और में थी। दूसरी थी, और और वो पहली पे ज्यादा निर्भर है क्योंकि वो मतलब अच्छी तरह से गाइड करती है और वो अभी तक इफेक्टिव है ना। वो कंफर्ट जोन में भी है और इफेक्टिव भी हाँ है, तो बिल्कुल। वो चीज उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये चीज भी अच्छी है। और लेकिन देख लें टेक्नोलॉजी कहाँ से होती हुई यहाँ तक पहुंची है। हम्म। और अभी भी कभी कभार मौसम जो है बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है, और मतलब एक पायलट को हैंडल करना होता है पीछे अगर 200 1000 पैसेंजर जितने भी हैं आपके पीछे। जैसे एयरबस का उन्होंने जिक्र किया, अमेरिकन जो है वो एयरलाइन जो है वो बहुत बड़ी एयरलाइन है, बहुत बड़ा जहाज होता है। हम्म। और वो इतने पैसेंजर को लेकर ट्रैवल कर रहा होता है, एक मिस्टेक जो है इतनी जिंदगियां तबाह कर सकता है। ये कह लें कि निरा एटम बम भी है। हम्म। और विंग्स में आपका पेट्रोल हल्की सी टच भी जो है वो मौत का कारण बन सकती है। तो एक दो बंदों ने, दो पायलट होते हैं, उन्होंने हैंडल करना होता है आगे, तो उन्होंने फैसला लेना होता है। ऊपर जो एयर टावर पे बैठे होते हैं वो आपको प्रॉपर सिग्नल तो देते हैं कि आप फ्लाइट इतनी आ रही है, और ये भी बताते हैं इतनी स्पीड में, और वो सिर्फ बताते हैं विंड स्पीड क्या है, कहाँ से ट्रैफिक कहाँ जा रही है, और कौन सा जहाज किस वक्त ट्रैवल करेगा, और कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, आप कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हो, आप ये भी ध्यान रखें। तो पायलट ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नीचे उतारना होता है। तो उससे आगे जो स्थिति शुरू होती है वो एयरपोर्ट की शुरू होती है कि आपका एयरपोर्ट वो ट्रैक कितना जबरदस्त बना और कितनी मेंटेनेंस उसकी हो रही है। वो चीजें भी काउंट करते हैं। एक हल्की सी चीज भी अगर ट्रैक पे है तो वो हादसे का कारण बन सकती है। उन्होंने हर चीज को कवर किया होता है। इन्होंने 3D इफेक्ट में वो विजुअल में दिखाया इसको, एयरपोर्ट को। तो वो बहुत बड़ा एरिया, नो डाउट। और जिस तरह इन्होंने एक छोटे से एयरपोर्ट को बढ़ाया है, और कह लें कि वहाँ पे तो आबादी हो गई थी, और उनकी उसकी वजह से वो लोगों को हटा नहीं सकते थे वहाँ से, और वो भी उनके साथ ज्यादती थी। तो उन्होंने फिर मेरे ख्याल में वो जो फौजी अड्डा था मेरे ख्याल में, और उसका मिलिट्री अड्डा था मेरे ख्याल में, वो जिसकी सिक्योरिटी लीक होने का बता रहे थे। वो तो दूसरा मेरे ख्याल एयरफोर्स का। में कीम पैड वो एक्सटेंड करना था ना, तो वो वो दूसरा एयरफोर्स। बढ़ाना हिस्सा था। जो है ना वो उनके पास था ना, हाँ, तो वो एयरफोर्स के पास है। उनसे लिया मेरे ख्याल में। वो उन्होंने आइडिया होते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो एरिया जो है वो क्लोज हो चुका है और आबादी बहुत हो चुकी है, तो आबादी को हटा नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं जहन में आता है कि अगर किसी और मुल्क में होते तो वो भी इस तरह करते, लेकिन पाकिस्तान में होते तो उन्होंने आबादी हटा देनी थी। तो वहाँ पे अपना वो चला देना था, अवाम का नहीं सोचना था। लेकिन उन्होंने सोचा, ये तरक्की याफ्ता मुल्कों की निशानी होती है कि वो हल निकालते हैं उस चीज़ का। लोगों को, आवाम को तंग नहीं करते जो वहां पे रह रहे हैं। अगर वो हैं तो बोलो चले सहूलत उनके लिए है, ना कि उनको तंग करने के लिए है।
तो ये चीज़ें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मैं हमेशा कहता हूँ इम्प्लीमेंट होती हैं। जो तरक्की इंडिया ने अभी तक की है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हुआ है, और वो एकदम से नहीं हुई। और वो अक्सर एक दो वीडियो में भी हमने सुना है कि अमेरिका जब तरक्की कर रहा था उनमें ये हो रहा था, उनमें वो तब्दीली आ रही थी एकदम से, और यही चीज़ इंडिया में भी हो रही है। और वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की है और उसके अलावा तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस चीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, उस चीज को जो है बढ़ा रहे बढ़ा हैं। रहे हैं। ये नहीं कि नो उसी डाउट, में जो है घुसा रहे हैं वो सारी चीजें, नहीं, वो एक्सटेंड कर रहे हैं। और खूबसूरत है एयरपोर्ट, नो डाउट। बहुत खूबसूरत और है। ये जो कोड का भी उन्होंने, जो याटा कोड का जो है उन्होंने जिक्र किया, वो भी जरूरी होता है, क्योंकि एक ही सिटी में अगर दो होंगे एयरपोर्ट तो पता चल जाता है कि किस एयरपोर्ट पे उतरना है। तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन होती है, ये तो पैसेंजर के लिए भी होती है, और उसके अलावा जो है वो एयरलाइंस के लिए भी होती है। ट्रैफिक टावर और पे जो बैठा होता है हर ना एक गाइड, जो है ना, उसके लिए ये बहुत बड़ी जरूरी जरूरी है ये चीज, और ये कोड रखे होते हैं, ये बहुत जरूरी है। और जैसे उन्होंने लंदन की मिसाल दी, हिथरो की भी मिसाल दी, उसका LHR है, और पाकिस्तान के भी जितने एयरपोर्ट हैं उन सब के कोड हैं। तो जो भी कंट्री का होगा एयरपोर्ट, हर एक का एक आईआटा कोड होता है, तो वो तो जाहिर है होना ही होना है। है। इमरजेंसी और की ये बड़ा जरूरी होता है, जो वही इसीलिए कह रहा हूँ ना कि उन्होंने हर एक चीज में जो है वो बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। ये नहीं कि खाली ये एयरपोर्ट का नो ये ऐसे डाउट बन जी, गया, इसमें कोई शक उन्होंने पूरी नहीं। डिटेल से वीडियो जो है टावर पे क्रिएट बंदा किया है। बैठा हुआ बड़ा मुश्किल में होता है, बिल्कुल। क्योंकि उसने शॉर्ट वर्ड में आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है ऑन टाइम। ऑन टाइम देगा तो आप आगे से फैसला ले सकेंगे, क्योंकि जहाज जब मौसम खराब होता है या उसमें पेट्रोल, क्योंकि उन्होंने बताया अगर लैंड नहीं करेगा तो उसको राउंड करना पड़ेगा। अब ये छोटा सा चक्कर नहीं होता हेलीकॉप्टर की तरह मुड़ जाना है, इसने राउंड अब करना है कोड से पूरा। एक और भी होता है कि पाकिस्तानी जो है ना, लाहौर का कोड क्या होगा वैसे, आप बताएं। एयाटा का एयरपोर्ट का कोड क्या होगा लाहौर का? अलामा इकबाल इंटरनेशनल वो एयरपोर्ट तो पूरा पता नाम है ना, कोड क्या होगा आई डोंट नो। लाहौर का? उन्होंने बोला ना कि शहर के पहले तीन चार ऑलराइट, वर्ड जो होते हैं, जो बीच में देते हैं वर्ड। हम्म। LHR। अच्छा। मुझे पता है LHR ही बोलोगे, क्योंकि वो हिथरो का है, वो इंग्लैंड का है। लाहौर का LHE है। ये डिफरेंस जो है ना, ये जाहिर है जो इस काम में होता है उसको पता होता है ये डिफरेंस। तो ये चीजें जरूरी होती हैं, और जाहिर है जो पायलट है उनको पता है कि LHR जो है वो हिथरो का है, LHE जो है वो लाहौर का है। तो ये डिफरेंस जरूरी होते हैं, तो लेट्स कोड भी सी, जरूरी होता है। जबरदस्त व्लॉग था, और मैं कहूँगा डिटेल इन्होंने जबरदस्त कलेक्ट की है, और डीपली इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में दी है स्टार्टिंग टिल द एंड। और मज़ा आया, मेहनत है जी इनकी, नो डाउट। और इंफॉर्मेशन भी मिली। अगेन मुबारकबाद जी। और मैं कहूँगा कि इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। और महाभारत की भी होगी, तो वहाँ पे भी क्लिक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।